वेलकम माय डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही टचिंग कन्नड़ा मूवी जिसका नाम थोड़ा डिफिकल्ट है प्रोनाउंसिएशन करने में, स्वाति मुथीना मल्लाई हने। प्रेरणा नाम की लड़की जो कि हॉस्पिस केयर करती है, यानी उन लोगों की केयर करती है जिन्हें कोई जानलेवा रोग है या फिर वो लोग जिन्हें आखिरी वक्त में सहारा और सांत्वना की जरूरत होती है, उनकी मदद करना। प्रेरणा ने ऐसे कई लोगों को काउंसलिंग दी होती है और उन्हें आखिरी वक्त में शांति से मरने में मदद भी। प्रेरणा का पति प्रेरणा से ठीक से बात तक नहीं करता। वेडिंग एनिवर्सरी पर भी वो प्रेरणा को विश नहीं करता, बल्कि सिर्फ अपनी प्रोफाइल पर फोटो डाल देता है कि आज मेरी एनिवर्सरी है। एक दिन प्रेरणा काम से लौटती है तो घर के बाहर एक लड़की की चप्पलें होती है। जल्द ही वो समझ जाती है कि उसके पति का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। तंग आकर वो एक फैसला लेती है और अपने हॉस्पिटल के एक ऐसे पेशेंट से प्यार करने लग जाती है जो 2 महीने में मरने वाला है। वो पेशेंट कौन है और उसके आने के बाद प्रेरणा की लाइफ कैसे बदल गई, उसके पति का क्या हुआ, ये सब कुछ बहुत ही टचिंग ढंग से इस मूवी में दिखाया गया है। इसलिए बिना स्किप के दोस्तों एंड तक जरूर देखिए। बाकी आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मूवी की शुरुआत में प्रेरणा को दिखाते हैं जो अपने पति के साथ एक हिल स्टेशन में रहती है। शुरू में तो वो एक हैप्पी कपल थे, लेकिन वक्त के साथ साथ इनका रिश्ता भी फीका पड़ने लगा। इनके बच्चे भी नहीं होते और दोनों अपनी मैरिड लाइफ कोई ड्यूटी की तरह निभा रहे होते हैं। पास में बैठकर एक दूसरे की आंखों में देखकर बात करने का भी इनका मन नहीं होता। प्रेरणा सुबह उठकर घर का काम करती है और अपने पति के लिए खाना बनाकर फिर खुद काम पर चली जाती है। जाते वक्त तो पति से बाय कहती है, लेकिन वो सिर्फ ये करके आवाज निकालता है, उसकी ओर देखता भी नहीं। प्रेरणा अपने हॉस्पिटल पहुंचती है जहां उसके लिए कई पेशेंट्स वेट कर रहे होते हैं। दरअसल यहाँ वो लोग एडमिट होते हैं जो अपने आखिरी वक्त का इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें ऐसी भयानक बीमारियां हैं जिनका या तो इलाज नहीं है या फिर वे उस स्टेज को क्रॉस कर चुके हैं, 2 या 3 महीने में मर जाएंगे। ये खबर सुनकर उन्हें बहुत ज्यादा तनाव होता है। प्रेरणा एक हॉस्पिस काउंसलर है जो इनके दर्द को समझकर इन्हें सांत्वना देती है और आखिरी वक्त में शांति से गुजरने में इनकी मदद करती है। ऐसे पेशेंट्स को दोस्तों मौत को लेकर बहुत डर होता है। प्रेरणा उनके पास बैठकर उन्हें काउंसलिंग करती है। देखो, मौत इतनी डरावनी बात नहीं है। आप जैसे स्ट्रांग इंसान अगर डर गए तो फिर आपकी फैमिली पर क्या गुजरेगी, सोचिए। हिम्मत रखिए, हम सब आपके साथ हैं आपकी मदद के लिए। इस तरह वो हर पेशेंट को अलग अलग तरह से काउंसिल करती है। कुछ पेशेंट्स की कहानियां तो प्रेरणा को हिला कर रख देती हैं। एक पेशेंट कहता है, मेरी कमाई से मेरा घर चलता है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, मेरे बाद उन बच्चों को कौन संभालेगा। प्रेरणा उसे भी हिम्मत देती है, लेकिन आए दिन इस तरह के केसेस को देखकर, उनसे बात करके प्रेरणा अंदर से टूट जाती है। इसलिए घर आकर वो भी इनके बारे में ही सोचती रहती है। अगले दिन प्रेरणा की वेडिंग एनिवर्सरी होती है। प्रेरणा अपने पति को व्हाट्सएप पर मैसेज कर देती है, हालांकि वो उसके पास ही सो रहा होता है। सुबह हॉस्पिटल जाते वक्त वो उसे हैप्पी एनिवर्सरी कहती है। वो कहता है कि ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया, शाम को जल्दी आ जाना, कहीं डिनर के लिए चले जाएंगे और 1-2 फ्रेंड्स को भी इन्वाइट कर लेंगे, थोड़ा मजा आ जाएगा। फिर प्रेरणा हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल का सिक्योरिटी सभी से बहुत रूड बात करता है। फिर उससे निपटाकर प्रेरणा अंदर आती है तो एक नए पेशेंट ने एडमिशन लिया होता है। उसने फॉर्म पर अपना नाम नहीं भरा होता और सिर्फ इतना लिखा होता है कि मुझे लेक फेसिंग कमरा चाहिए। हॉस्पिटल में एक बुजुर्ग कपल भी रहते हैं। प्रेरणा उन्हें काउंसलिंग करके शाम को अपने पति के साथ डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट जाती है। प्रेरणा के पति ने अपने दोस्त सिल्वेस्टर और उसकी वाइफ को भी बुलाया होता है। दरअसल सिल्वेस्टर उसी हॉस्पिटल का चीफ है जहाँ प्रेरणा काम करती है। तभी प्रेरणा को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो बताती है कि वो पेशेंट जिसने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया था, उसने फुल पेमेंट दे दिया है, इसलिए हमने उसे वो लेक फेसिंग वाला कमरा दे दिया है। प्रेरणा उसे डांटती है कि बिना नाम के पेशेंट को एडमिट क्यों कर दिया, मैं उसे काउंसलिंग नहीं करने वाली। ये कहकर वो गुस्से में कॉल काट देती है। फिर प्रेरणा और उसके पति डिनर के बाद घर आते हैं। प्रेरणा फ्रेश होकर सोने आती है तो टेबल पर प्रोटेक्शन का एक पॉकेट रखा होता है और एक रोज भी। प्रेरणा फिर से चिढ़ जाती है कि इस आदमी को पत्नी सिर्फ इसीलिए चाहिए क्या, अच्छे से बात तो कभी करता नहीं और इस चीज के लिए सबसे पहले। तभी पति के फोन पर एक टेक्स्ट आता है कि आज मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, कल जरूर मिलना। ये कहकर किसी ने किसिंग इमोजी भेजा होता है। प्रेरणा मैसेज पढ़कर समझ जाती है कि पति का अफेयर चल रहा है, फिर भी उसे पति के साथ रात बितानी ही पड़ती है। अगले दिन फिर से वही साइकिल शुरू, घर का काम, कुकिंग, फिर हॉस्पिटल। प्रेरणा अपनी मैरिड लाइफ को लेकर बहुत परेशान बैठी होती है। तभी उसकी असिस्टेंट आकर बताती है कि उस नए पेशेंट का नाम अनिकेत है और चीफ डॉक्टर के कहने पर उसने अपना एड्रेस भी दे दिया। उसके छोटे भाई से हमारी बात भी हो गई है, लेकिन हाँ, पेशेंट ये कहता है कि उसे किसी की भी काउंसलिंग की जरूरत नहीं है। फिर सिल्वेस्टर प्रेरणा को बता देता है कि अनिकेत को किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, इसलिए तुम उसका ध्यान रखना। प्रेरणा अनिकेत की फाइल लेकर उसके कमरे में जाती है तो वो कहता है कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी काउंसलिंग। सिगरेट का धुआं देखकर प्रेरणा कहती है कि अगर स्मोक करोगे तो वक्त से पहले ऊपर चले जाओगे। अनिकेत भी कहता है कि अच्छा, 3 महीनों से मरने वाले आदमी को डराकर 2 महीने में ऊपर भेजना चाहती हो क्या इसी को काउंसलिंग कहते हैं। प्रेरणा गुस्से में बाहर आ जाती है।
अब वो घर आती है तो एक लड़की की चप्पल को देखकर उसे समझने में देरी नहीं होती कि उसका पति किसी लड़की के साथ है। अंदर जाकर पति से लड़ने की ताकत उसमें नहीं होती क्योंकि वो उससे तंग आ चुकी है और बिल्कुल थक गई है। वो लेक के पास जाने का फैसला करती है, पर वहां तो अनिकेत लेटा होता है। उसने एक कविता भी लिखी हुई थी, पर प्रेरणा टेंशन में हो जाती है कि ये कमरे से निकलकर यहाँ कैसे आया। वो उस कविता वाले पेपर को कार के अंदर कहीं फेंक देती है और अनिकेत को घसीटकर हॉस्पिटल लेकर जाती है। वो परेशान भी होती है कि इस आदमी को मेंटल असाइलम में होना चाहिए था, यहाँ लाकर किसने सर पे थोप दिया मेरे। बाद में वो अपनी कार में कविता वाला पेपर देखकर उसे पढ़ने लग जाती है। अनिकेत ने उस कविता में लिखा होता है कि इंसान किसी सिचुएशन में कैसे बर्ताव करते हैं। जब उन्हें किसी की जरूरत होती है तो वे अलग बर्ताव करते हैं, जब जरूरत नहीं होती तो दूसरे इंसान को मसलकर फेंक देते हैं, एक कागज की तरह। ये पढ़कर प्रेरणा समझ जाती है कि उसका पति भी उसे इसी तरह यूज कर रहा है। जो आदमी प्रेरणा को हेलो तक नहीं बोलता, वो आज प्रेरणा को चाय बनाकर देता है क्योंकि आज वो दूसरी लड़की के साथ था और वो भी इसी घर में। प्रेरणा बेडरूम में जाती है तो बिस्तर की हालत देखकर वो सब समझ जाती है। फिर वो सारे बेडशीट्स निकालकर वॉशिंग मशीन में डाल देती है। अब हर पल उसे अनिकेत की कविता याद आ जाती है। अगले दिन सिल्वेस्टर उसे कहता है कि अगर तुमसे अनिकेत संभला नहीं जाता तो हम उसे डिस्चार्ज कर देंगे, पर प्रेरणा कहती है कि अब मैं उसे हैंडल कर सकती हूँ। ये कहकर वो अनिकेत से मिलती है। अनिकेत को बंद कमरे में रहना पसंद नहीं होता। दोनों बाहर बैठकर बात करते हैं। प्रेरणा कहती है कि मुझे अपना काउंसलर मत समझो, ये समझ लो कि मुझे तुम्हारी दोस्ती की जरूरत है। इस पर इनकी बातें शुरू होती है और अब अनिकेत प्रेरणा को अपने दोस्त मानता है। प्रेरणा उसके लिए घर से नाश्ता बनाकर लाती है। धीरे धीरे प्रेरणा के अंदर जल्द ही बदलाव भी आने लग जाते हैं। वो अपनी अच्छी से अच्छी साड़ी पहनकर हॉस्पिटल जाने लगती है। इस तरह दिन गुजरते हैं। एक दिन प्रेरणा अनिकेत की लिखी कविता को फ्रेम कर देती है और अपने घर की दीवार पर टांग देती है। अनिकेत भी अब प्रेरणा से दिल खोल कर बात करना चाहता है, जो प्रेरणा को बहुत अच्छा लगता है। उस घर में अपने पति के साथ उसे बहुत घुटन होती है, लेकिन हॉस्पिटल में अनिकेत को देखकर उससे बात करके प्रेरणा को बहुत अच्छा महसूस होता है। वो उस बुजुर्ग कपल के कमरे में जाती है और रोज की तरह उनसे बात करने लगती है। पत्नी का नाम जानकी है। प्रेरणा पूछती कि आपके बच्चे कहाँ हैं? वो आपको और आपके पति को देखने क्यों नहीं आते? जानकी बताती कि मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों बहुत अच्छी लड़कियां हैं। उनकी शादी के बाद भी अक्सर हमें वो देखने आती थी, लेकिन जब से मेरी बीमारी का उन्हें पता चला, उन्होंने आना ही बंद कर दिया। मेरे पति वेंकट रमन मेरा बहुत ही अच्छा ख्याल रखते हैं। पेंशन के पैसे उन्होंने बैंक में जमा कर रखे थे, लेकिन मेरे इलाज में उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया, यहाँ तक कि हमारा घर भी बेचकर मेरा इलाज करवा रहे हैं। मुझे तो बस एक ही चिंता है बेटी कि अगर मैं नहीं रहूंगी तो मेरे पति वेंकट रमन का क्या होगा? वो तो एकदम अकेले पड़ जाएंगे, और वो भी इस उम्र में अकेले जिंदगी काटना नरक होता है। जानकी की बातें सुनकर प्रेरणा को बहुत दुख होता है। वो वेंकट रमन से पूछती हैं, क्या आपको अपनी पत्नी की मृत्यु का डर है? वेंकट रमन कहते हैं कि पहले मुझे ये डर लगता था कि अगर मैं पहले गुजर गया तो जानकी का ख्याल कौन रखेगा, लेकिन अब मुझे डर नहीं है क्योंकि मुझसे पहले वो मौत को पा जाएगी। हमने इतने साल साथ बिताए और उसके साथ बिताया हुआ हर पल मेरे लिए खुशी का पल है। उन्हें याद करके मैं बाकी की जिंदगी काट ही लूंगा। इसे तो प्यार कहते हैं बेटी। अगर आपका भी ख्याल यही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। प्रेरणा की आंखें नम हो जाती है। वो समझ नहीं पाती कि इनके प्यार को देखकर वो खुश हो या इनकी स्थिति को देखकर दुखी, लेकिन तब उसे अपनी माँ की याद आती है जिनसे उसने कई दिनों तक बात नहीं की थी। वो माँ को कॉल करके कहती है कि प्लीज मेरे पास आ जाओ। अगले दिन प्रेरणा हॉस्पिटल जाती है तो वहां निकेत एक पौधा लगा रहा होता है। दरअसल इस हॉस्पिटल में आने वाला हर पेशेंट अपने नाम से एक पौधा लगाता है। अनिकेत प्रेरणा से कहता है कि कल हो सके तो सनराइज से पहले यहाँ जाना। वो पूछती है क्यों? अनिकेत कहता है कि कल आकर तो देखो। अगले दिन प्रेरणा आती है तो अनिकेत अपने कमरे के बाहर बैठा होता है। दरअसल सनराइज में लेक बहुत ही खूबसूरत दिखती है। अनिकेत कहता है कि अपने आखिरी वक्त में इसी खूबसूरत नजारे को देखने के लिए मैंने ये कमरा मांगा था। तभी वहां सिक्योरिटी कोई काम कर रहा होता है। अनिकेत उसे बुलाता है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। प्रेरणा कहती है कि वो एकदम अकड़ू है, सब पर चिल्लाता है। अनिकेत भी कह देता है कि अगर वो ऐसा है तो क्या हम भी उसके साथ ऐसा ही सलूक करेंगे? कभी 2 मिनट रुककर तुमने उससे उसकी परेशानी जानने की कोशिश की है? फिर अनिकेत उसे नाम से बुलाता है कि प्रभाकर, मैंने सुना है तुम बहुत ही टेस्टी फिश करी बनाते हो, क्या कल मेरे लिए बनाकर ला सकते हो? और जैसा प्रेरणा ने सोचा था वो चिढ़कर कहता है कि 2 महीने में मरने वाले को फिश करी की क्या पड़ी है। अनिकेत भी जरा गुस्सा हो जाता है और शांति से कहता है कि 2 महीने में मरने जा रहा हूँ, इसीलिए तो तुम्हारे हाथ का फिश करी खाना चाहता हूँ। मरने के बाद कहाँ नसीब होगा मुझे? ये सुनकर तो प्रभाकर का चेहरा एकदम बदल जाता है। अनिकेत की मैच्योरिटी प्रेरणा को बहुत पसंद आती है। बस उस दिन के बाद प्रभाकर का रवैया ही बदल जाता है। वो किसी से भी चिढ़कर बात नहीं करता, सभी से प्यार से बात करता है। कुछ ही दिनों में जानकी की मृत्यु हो जाती है। वेंकट रमन की जिंदगी का आधा हिस्सा तो खत्म हो चुका है और वो एकदम मौन होकर सारा दुख अंदर दबाए खड़े रहता है। तभी वहां पर एक बस आती है जिसमें प्रेरणा की माँ आई होती है। उन्हें देखकर प्रेरणा बहुत खुश हो जाती है। घर पर वो अपनी माँ के लिए नाश्ता बना रही होती है कि तभी प्रेरणा का पति आ जाता है। वो उनसे इतना भी नहीं पूछता कि कब आई, आप कैसी हैं, वगैरह वगैरह।
हो आ गई आप, ये कहकर वो अपने मोबाइल पर बिजी हो जाता है। प्रेरणा की माँ समझ जाती है कि प्रेरणा की लाइफ इस आदमी के साथ कैसे चल रही है। अगले दिन प्रेरणा अपनी माँ को भी हॉस्पिटल लेकर जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें अपने फेवरेट पेशेंट से मिलवाना चाहती हूँ माँ। ये कहकर वो अपनी माँ को अनिकेत से मिलवाती है। जब तक प्रेरणा ड्यूटी कर रही होती है, अनिकेत उसकी माँ के साथ बैठकर बातें करने लग जाता है। प्रेरणा की माँ एक टीचर थी और दोनों को बुक्स पढ़ने की आदत होती है, तो वे अपनी फेवरेट बुक्स के बारे में बता रहे होते हैं। अनिकेत से बात करके प्रेरणा की माँ बहुत खुश नजर आती है और प्रेरणा इस मोमेंट को अपने कैमरे में कैप्चर कर लेती है। घर जाते वक्त माँ कहती है, बेटी अनिकेत बहुत ही अच्छा लड़का है और मुझे तो वो बहुत ही सुलझा हुआ इंसान लगा। उसे तिली सारू बहुत ही पसंद है और मैंने वादा किया है कि मैं टेस्टी तिली सारू बनाकर लाऊंगी। दोनों घर आती हैं और माँ अपने हाथों से डिश बनाकर अनिकेत के पास ले आती है। ऐसा लगता है कि अनिकेत इन्हें अपना परिवार मानने लगा है। प्रेरणा का पति भी प्रेरणा की हर बात को अब नोटिस करने लगता है और पूछता है कि इतनी रात को कहाँ से आ रही हो। दोनों माँ और बेटी ये कहकर वो चला जाता है। फिर सभी बैठकर डिनर करते हैं। प्रेरणा के पति की बात प्रेरणा की माँ को बहुत हर्ट कर देती है और वो बाहर जाकर बैठ जाती है। तब प्रेरणा आकर कहती है कि माँ, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मुझे अनिकेत बहुत पसंद है और लगता है मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। मैं नहीं जानती ये सब गलत है या फिर सही, तुम मेरी मदद करोगी ना माँ? उसकी माँ भी कह देती है कि बेटी, एक माँ होने के नाते मैं कहूंगी ये गलत है, पर एक औरत होकर मैं ऐसा नहीं कहूंगी। तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच क्या बॉन्डिंग है ये तो मैं देख चुकी हूँ। तुम्हें भी वैसा ही पति मिला जैसा मुझे मिला था। जब तक हम औरतें अपने बारे में ना सोचकर सिर्फ शादी हो जाने से अपने पति के लिए सब कुछ करने में अपना वक्त और मेहनत बर्बाद करती रहेंगी, तब तक हम खुशी की जिंदगी नहीं जी सकती। कम से कम तुम इस नरक से निकलने की कोशिश तो कर रही हो और मुझे इस बात की खुशी है बेटा। तुम वही करना जो तुम्हें ठीक लगे और किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रेरणा को और क्या चाहिए था, वो अपनी माँ से लिपट कर बैठ जाती है। सभी माएं अपनी बेटियों को ये हिम्मत दे सके तो क्या बात है ना दोस्तों? आपका ख्याल क्या है कमेंट्स में बता दीजिए। आधी रात को प्रेरणा को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि अनिकेत की तबीयत और खराब हो गई है। प्रेरणा तुरंत वहां जाती है तो वो दर्द से तड़प रहा होता है। असिस्टेंट बताती है कि उसे पेन किलर दिया गया था लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। प्रेरणा तुरंत एक डॉक्टर को कॉल करके पूछती है तो वे कहते हैं कि उससे वो नशीला पदार्थ दो, उसी से उसका दर्द कम होगा। प्रेरणा तुरंत वैसा ही करती है और फिर अनिकेत थोड़ी देर में चैन से सोने लगता है। फिर प्रेरणा घर आती है तो पति सोफे पे बैठा होता है। वो पूछता है कि आधी रात को किसे काउंसलिंग देकर आ रही हो। इस पर प्रेरणा कुछ ज्यादा नहीं कहती, सिर्फ इतना कहती है कि मुझसे सवाल करने की तुम्हारी हिम्मत मुझे अच्छी लगी। सच में काश मुझ में भी ऐसी हिम्मत होती कि मैं तुमसे ऐसे सवाल कर पाती। सिर्फ इतना कहकर वो अंदर चली जाती है। अगले दिन वो हॉस्पिटल जाती है तो अनिकेत की हालत में सुधार था, लेकिन सिल्वेस्टर प्रेरणा को डांटता है कि तुम सिर्फ एक काउंसलर हो, डॉक्टर नहीं। तुमने उसे नशीला पदार्थ क्यों दिया? अगर उसे दोबारा दर्द हुआ तो फिर से वही मांगेगा और तुम कब तक ये करती रहोगी? तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं सच में उसे नौकरी से निकाल देता। प्रेरणा परेशान होकर लेक के सामने बैठ जाती है। तब सिक्योरिटी प्रभाकर आकर उसे दिलासा देता है कि छोड़िए मैडम, कल आपने जो किया उससे अनिकेत की जान बच गई, यही बड़ा है, इसलिए आप डॉक्टर की बात का बुरा मत मानिए। आज मैं अनिकेत के लिए फिश करी बनाने जा रहा हूँ। प्रेरणा उसके घर जाती है जहाँ वो खाना बनाते हुए बताता है कि वो इतना चिड़चिड़ा और शराबी क्यों बना। प्रभाकर को अपनी माँ से बहुत प्यार था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद प्रभाकर एकदम बिखर गया और शराब पीने लगा। इसी वजह से लोग उससे बहुत रूड बात करते थे और बदले में वो भी वैसे ही जवाब देता था। पहली बार किसी ने मेरे दिल को छू लेने वाली बात कही और वो भी इतनी शांत आवाज में। अनिकेत की उस बात ने मुझे एकदम शांत कर दिया। बातों ही बातों में प्रभाकर फिश करी बना देता है और जब अनिकेत उसको खाता है उसे उसका टेस्ट बहुत पसंद आता है। वो प्रभाकर की खूब तारीफ भी करता है। फिर प्रेरणा घर के लिए निकलती है तो अनिकेत कहता है, क्या आज रात तुम यहाँ पर रुक सकती हो? प्रेरणा भी मान जाती है और उसी बेड पर अनिकेत के पास लेट जाती है। तब अनिकेत अपने बारे में बताता है। वो कहता है कि मेरा असली नाम अनिकेत नहीं है, मैं एक अमीर परिवार को बिलोंग करता हूँ और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखता था। प्रेरणा पूछती है, फिर तुम उन सबको छोड़कर अपना नाम चेंज करके यहाँ कर क्यों रह रहे हो? अनिकेत बताता है कि क्या तुम जानती हो कि कुत्ता बिल्ली ये जिस घर में पलते हैं, अपने आखिरी वक्त में वे उस घर से बाहर चले जाते हैं और खुद को सबसे अलग कर लेते हैं। मरने से पहले उन्हें जो दर्द जो वेदना होती है वो नहीं चाहती कि कोई और उनकी ऐसी हालत को देखे। इस तरह मैंने भी अपने आखिरी वक्त में खुद को अपने परिवार से अलग कर दिया और आखिर के दिन अकेले में गुजारने के लिए यहाँ गया। प्रेरणा की समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे। वो पूछती है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा है क्या? अनिकेत कहता है कि मैं नहीं जानता। कम से कम ये तो बताओ कि जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारी अस्थि को कहाँ लेकर जाएं? इसका भी अनिकेत वही जवाब देता है कि मैं नहीं जानता। प्रेरणा भी समझ जाती है कि यह अनिकेत की आखिरी रात है। वो अनिकेत के माथे को चूमकर वहीं पर सो जाती है। सुबह घर जाकर जब वो वापस हॉस्पिटल आती है तो सिल्वेस्टर पूछता है कि अनिकेत के साथ उसके कमरे में रहने का क्या मतलब है? प्रेरणा कहती है कि हमने रात भर बातें की, दोनों ने मिलकर नशा भी किया, फिर हम दोनों एक ही बेड पर सोए और मैंने उसे किस भी किया। क्या आपको इससे कोई प्रॉब्लम है? मेरे पति ने आपसे क्या कहा ये मैं नहीं जानती, लेकिन आपका दोस्त वहाँ क्या कर रहा है
ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आपको सवाल करना है तो पहले उससे कीजिए। ये कहकर वो वहां से फिर अनिकेत के कमरे में आती है। अनिकेत की दोस्तों मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन मरने से पहले उसने प्रेरणा के लिए एक लेटर लिखा था। अनिकेत के शरीर को उसके छोटे भाई के पास भेजा जाता है, लेकिन प्रेरणा और प्रभाकर उसे वहां नहीं लेकर जाते, बल्कि दूसरी जगह पर खुद ही उसे श्रद्धांजलि देकर जला देते हैं। अनिकेत ने उस लेटर में लिखा था कि तुम मुझसे पूछा करती थी ना कि अर्थी को कहाँ ले जाएं, उसका जवाब इसी लेटर में लिख रहा हूँ। मुझे इंसानियत और इंसान बहुत पसंद है। इंसान की जीत हार, दोस्ती, प्यार, ऐसे हर रिलेशनशिप में मैं जीना चाहता हूँ, क्योंकि इंसान की जिंदगी कई मोड़ों वाली सड़क है। यहाँ मुड़ गए तो जीत, वहां मुड़ गए तो हार, इन सब से ही जिंदगी बनती है। इसीलिए तुम इन पहाड़ों पर बनी सड़कों पर जो हेयर पिन बेंड्स हैं, वहां मेरी अस्थि को बिखेर देना। इन्हीं मोड़ों में मैं जीना चाहता हूँ। वहां के पेड़ पौधों पर मेरी अस्थि गिरेगी तो शायद मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। प्रेरणा भी वैसा ही करती है। अनिकेत ने हॉस्पिटल में जो पौधा लगाया था उसमें एक प्यारा सा फूल खिला होता है। और दोस्तों, इसी शॉट के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको इंसानियत, प्रकृति और जिंदगी से प्यार है तो ये मूवी आपको जरूर पसंद आई होगी। बाकी आप हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन मूवीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखें अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।